खबरों की शुरुआत करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 160 उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी ने साफ किया है कि सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोटिया से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया गया है। हार्दिक वीर मगाम से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बीवी रीवा सोलंकी को जामनगर उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 14 खवातीन और 27 SC/STs के नाम शामिल हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने एक रैली को खिताब कर कहा कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई, IT, मीडिया और पैसा है। हमारे पास केजरीवाल है। ये जब भाजपा वाले आते हैं ना तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें कहते हैं कि हमारे पास, कहते हैं कि भाजपा के पास तो सब कुछ है। कहते हैं हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, मीडिया के चैनल हैं, मीडिया के अखबार हैं, पैसा है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? तो मैं इन्हें कहता हूं कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, जिसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है और गुजरात की जनता का साथ प्राप्त है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और साबिक सांसद डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। ये सीट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई है। मैनपुरी सीट पर यादव परिवार का कई दशकों से कब्जा है। मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को अब डिंपल यादव संभालेंगी। 44 साल की डिंपल यादव ने अपना पहला चुनाव 2009 में लड़ा था, जब अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट छोड़ी थी। इस उपचुनाव में डिंपल यादव को मशहूर एक्टर राज बब्बर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इसके बाद 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी। सपा विधायक आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरे अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सेशन कोर्ट को ऑर्डर दिया है कि वो पहले आजम खां की अपील पर सुनवाई करे। इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे की बुनियाद पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव के ऐलान के लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का ऑर्डर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने रामपुर उपचुनाव के फैसले पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पिंक कलर का 2000 का नोट गायब हो गया। इस नोट से सरकार ने काले धन को बढ़ावा दिया था। एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा है? मैंने नहीं देखा और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं, जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे, उनके पास पहुंच गया वो, हमारे पास नहीं है। और उसका आंकड़ा भी लेके आया हूं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 2000 की डिनोमिनेशन के 214 करोड़ नोट है, 214 करोड़ नोट्स हैं 2000 की डिनोमिनेशन के, अर्थात 2000 की करेंसी में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपया है। कहां है? मध्यम आय वर्गीय परिवार ने देखा, बैंकों ने देखा, निम्न आय वर्गीय परिवारों ने देखा। एक तरह से उस 2000 के नोट से तो आपने जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन है, उसको फैसिलिटेट किया है, बिकॉज देयर इज ए ईज ऑफ ट्रांसफर। तो इनके मद्देनजर हम कुछ इश्यूज पे और कुछ डाटा पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 2016-17 में भारत की और ये सारा सरकारी आंकड़ा है, 16-17 में भारत की GDP ग्रोथ रेट थी 8.3%, 8.3%। हंसती खेलती अर्थव्यवस्था, नौकरियां मिल रही थी, क्योंकि UPA 2 ने एक ऐसा रोबस्ट इकोनॉमिक मॉडल मोदी जी को दिया जिसका फायदा उन्हें मिल रहा था। 8.3% 16-17 में ही नोटबंदी होती है। 17-18 में ये जो ग्रोथ रेट है वो 8.3 से घट के हो जाती है 7%। 18-19 में वो 7% से घट के हो जाती है 6.1%। 19-20 में वो 6.1 से घट के हो जाती है 4.2%। 20-21 में वो 4.2 से घट के हो जाती है -6.6%।
ये विकास यात्रा है मोदी जी की। मोदी जी, नोटबंदी के बाद एक साल भी ऐसा नहीं रहा जब जीडीपी की ग्रोथ में इजाफा हुआ हो। हाँ, मौजूदा वित्तीय वर्ष 21-22 में 8.7% जीडीपी ग्रोथ हुई और उसका कारण सिर्फ लो बेस है। उसका कारण कोई इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि आपने पहले इकोनॉमी श्रिंक करी -6.6 से। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के साबिक सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में नॉमिनेशन को चुनौती देने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्जी गुजार अर्जी दाखिल करने के अहल नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। अर्जी गुजार सतीश एस काम्बिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि साबिक सीजे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने के अहल नहीं है। बेंच ने साफ अल्फाज में कहा है कि उन्हें इस अर्जी में कोई दम नहीं नजर आता है और अर्जी गुजार अपने आप को खुशनसीब माने कि कोर्ट उन पर कोई जुर्माना नहीं लगा रही। बात अगली खबर की। शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत देते वक्त पीएमएलए से मुतालिक मामलों की सुनवाई के लिए जस्टिस एमजी देशपांडे ने ईडी को खूब फटकार लगाई है। अदालत ने संजय राउत और प्रवीण राउत को गैरकानूनी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए तीखी फटकार लगाई। ईडी के खिलाफ तीखे तबसीरें करते हुए जस्टिस एमजी देशपांडे ने एजेंसी के कामों को विच हंट यानी जानबूझकर निशाना बनाना करार दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि दोनों एक तरह से गैरकानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं। अदालत ने ईडी को ये कहते हुए फटकार लगाई है कि उसने गिरफ्तारी की ताकतों का इस्तेमाल बहुत लापरवाही से किया था। जस्टिस एमजी देशपांडे ने कहा कि संजय राउत और प्रवीण राउत को ईडी के जरिए बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत मिल गई है और जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने कहा है कि मुझे जेल क्यों भेजा गया मुझे नहीं पता। मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ। आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊंगा। कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे। आज सुबह शरद पवार साहब का भी फोन था, वो भी बीमार है, लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है, तो मैं पवार साहब से जाकर मिलूंगा। बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फ़ोन चल रहा था। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूँगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगत लिया है। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है। तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी न देखी है। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल में, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूँगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है। जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है, उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था और मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा है कि हम भी इंतजार कर रहे थे कि बताएंगे 15 साल में दिल्ली में सफाई पर क्या काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने
एमसीडी के लिए अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो सुबह रिलीज किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आने वाले निगम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो रिलीज किया तो हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बात रखेंगे कि उन्होंने एमसीडी में क्या क्या काम किए, वो ये बात रखेंगे कि उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है दिल्ली की सफाई, उन्होंने उसके लिए क्या किया, वो ये बात रखेंगे कि जो दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ उन्होंने दिए हैं उनका निपटारा करने के लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से कोई भी बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी दिल्ली को साफ करने की, जो उन्होंने पिछली बार अपने संकल्प पत्र में वादा करके कहा था कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, आज हर दिल्ली वाला जानता है कि दिल्ली में साफ सफाई का क्या हाल है। आज हर दिल्ली वाला जानता है कि जो 3 कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को देन दिए हैं, उससे आसपास के 5 किलोमीटर तक लोगों का जीना असंभव हो जाता है। अगर आप गरीब परिवार से हैं और पढ़ने में होशियार हैं, करियर में आईआईटी मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं, तो फिर ये सपना आपका साकार हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की हिंदू गुरु अकेडमी और जमीयत उलेमाए हिंद मिलकर गरीब परिवार से आने वाले 100 होनहार छात्र छात्राओं को ये सहूलियत दे रही है। देखिए, हमने इसमें 100 फ्री सीट्स के लिए स्कॉलरशिप रखा है, जो पिछले साल भी हमने कराया था और इस साल भी कराया था कि 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दें, नीट और जेई के लिए। जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या 10वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने जो पिछले साल एग्ज़ाम किया था 100 बच्चों के लिए हमने फ्री सीट्स रखी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 23 ही बच्चे हमें उस मयार के मिले थे। तो 23 बच्चे हमारे यहाँ माशाल्लाह कोचिंग कर रहे थे, जिसमें से 9 बच्चों ने इस साल एग्ज़ाम दिया था। अभी 12 बच्चे इस साल एग्ज़ाम देंगे 2023 में, तो उनमें से 7 बच्चों ने माशाल्लाह 500 से ऊपर नीट में स्कोर किया और एक बच्चे ने 625 स्कोर किया माशाल्लाह से। जो बच्चे अपने इकोनॉमिक हालात की वजह से, माली हालात की वजह से कोचिंग अवेल नहीं करा पाते हैं, उन्हें बेस्ट टीचर्स के साथ, बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ कोचिंग कराई जा सके। तालीम से ज़रूरी इसलिए कि हर तरफ जो तालीम का मेयार है वो नहीं रहा। लोग मतलब कि बिल्कुल इक़्तिसादी तौर पर और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तालीम दे रहे हैं। हमने इस बात को ये महसूस किया कि नहीं, बच्चों को बिल्कुल तालीम और तरबियत के साथ उनके पूरे करैक्टर को बिल्डअप कराने के साथ साथ तालीम दी जाए, और इसलिए हम लोगों ने नीट और आईआईटी के जो टेस्ट्स होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी बच्चों को कराते हैं। बग़ैर तालीम के तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। मुल्क की तरक्की भी बच्चों के लिए तालीम के ज़रिए ही हो सकती है। बिज़नेसमैन है, अगर कोई बिज़नेसमैन है तो वो भी अगर तालीम के ज़रिए बिज़नेस करता है तो उसकी अहमियत अलग हो जाती है। बहरहाल डॉक्टर और इंजीनियर की तो ज़रूरत हमारे समाज में है ही, तो ये ज़रूरत तो बनी ही हुई है हमेशा के लिए। इसलिए बेहतर है कि बेहतर तालीम के साथ बच्चों को तरबियत दी जाए।